नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। तो आज का शाम जो है वो जापान के नाम और नेक्स्ट जो दिन होगा कल वो ब्राज़ील के नाम होगा। ब्राज़ील से काफ़ी सारे वीडियोस, बहुत ही अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेगा। बट आज जो है जापान से वीडियोस आएंगे और पहला जो वीडियो है वो एक आदमी जो है इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने को लेकर एक बहुत ही अच्छा डिटेल्स एनालिसिस दिया है। वैसे बहुत पहले से ही इंडिविजुअल लेवल पे जापानीज लोग जो है इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिला है। इस वीडियो में उसके बारे में आपको और भी ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। फिलहाल देखते हैं कि एक जापानीज आदमी जो है किस तरीके से इंडियन मार्केट के बारे में और ओवरऑल इंडिया की जो सिनेरियो है इन्वेस्टमेंट को लेके उसके बारे में बात कर रहे हैं। रिसेंटली जो ट्रंप ने टैरिफ इम्पोज किया है इंडिया के ऊपर, इसका भी एक क्या इफेक्ट होने वाला है वो भी कमेंट सेक्शन में कुछ जो है डिस्कशन है। कमेंट सेक्शन में कुछ जापानीज लोगों ने कमेंट किया है तो उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। सो पहले हम रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। नमस्ते, मेरा नाम मोटोसान रिप्लेसमेंट फैक्ट्री से नात्सुमोंची है। आज का विषय है अगस्त के बाद बाजार में गिरावट की संभावना, आर्थिक स्थिति की चेकिंग और इंडियन स्टॉक्स से जुड़ी खबरें। यह मेरा परिचय है। मैं पहले एक कम पहचान वाला नौकरी पेशा व्यक्ति था, लेकिन लिवरेज का पूरा उपयोग करके मैंने 2 साल में अपना नाम बना लिया और अब मैं 300 मिलियन येन के शेयर और रियल एस्टेट को मैनेज करके अपनी आजीविका चला रहा हूं। यह चैनल बेहद उपयोगी जानकारी देता है, खासकर अमेरिकन स्टॉक्स, रिएक्शनरी स्टॉक्स और इंडियन स्टॉक्स पर। 説明から消えてしまうと僕のチャンネル見失ってしまいますので、ぜひともチャンネル登録のほどお願いいたします。そして脱社中運用総まとめ、こういった形で運用。 अब मैं जल्दी से भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डालना चाहता हूं। हाल ही में अमेरिका और वियतनाम के बीच टैक्स पूरी तरह से खत्म करने पर समझौता होने के बाद वियतनामी और अमेरिकी शेयरों की कीमतों में तेज उछाल देखा गया, लेकिन भारत के साथ टैक्स हटाने का कोई अंतिम समझौता अभी तक नहीं हुआ है। सबसे अहम शर्त जिस पर भारत कोई समझौता नहीं करना चाहता वह है अमेरिका द्वारा दिए जाने वाले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। इस दर में पूरी कटौती भारत के लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ということで、7月9日までにこれ合意する可能性が今あります。 इसे स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि भारत एक प्रमुख कृषि प्रधान देश है। मोदी जी ने कहा है कि वे यह नहीं चाहते कि भारत बड़ी मात्रा में अमेरिकी कृषि उत्पाद स्वीकार करके ऐसा दिखे कि उसने अपनी कृषि से जुड़े लाभों को छोड़ दिया है। वे भारत की कृषि की अच्छी तरह से देखभाल करना चाहते हैं, इसी कारण यह मुद्दा संवेदनशील है। और भारतीय शेयर बाजार के लिए एक और अच्छी खबर भी है। यह खबर 2 जुलाई की सुबह आई थी। इसमें बताया गया है कि भारत सरकार ने एक आर्थिक पैकेज को मंजूरी दी है जिससे 3 करोड़ 50 लाख नौकरियां पैदा होंगी और 12 अरब डॉलर का आर्थिक पैकेज मिलेगा। अगर सरकार वाकई अर्थव्यवस्था को बूस्ट देना चाहती है तो मैं चाहूंगा कि वो लगभग 1.2 ट्रिलियन येन जितना पैसा दे, लेकिन 12 अरब डॉलर भी एक छोटा लेकिन अच्छा कदम है। यह स्टॉक्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, इसलिए मैं इसे बताना चाहता हूं। न्यूज यह है कि भारत सरकार ने लगभग 1 ट्रिलियन रुपए, लगभग 12 बिलियन डॉलर का एक योजना मंजूर किया है जिससे युवाओं के लिए नौकरियों की समस्या को हल किया जा सके। यह योजना अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियों के नुकसान को कम करने का लक्ष्य रखती है और इसके तहत एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज दोनों को सब्सिडी दी जाएगी। ということで、こういった雇用の刺激策ですね、これを行うことで、計画として2025年8月。 खास तौर पर पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को एक महीने की सैलरी के तौर पर अधिकतम 15,000 रुपये, लगभग $175 मिलेंगे। ये राशि सीधे एम्प्लॉइज को दी जाएगी, यानी हर महीने $175। यह योजना एम्प्लॉयर्स के लिए भी लाभ देती है। जो एम्प्लॉइज लगातार 6 महीने तक नौकरी में बने रहते हैं उनके लिए एम्प्लॉयर्स को हर महीने 3,000 रुपये तक की राशि अगले 2 सालों तक दी जाएगी। और अगर बात मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की करें तो इसमें यह सुविधा और 2 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी, यानी कुल 4 साल तक हर कर्मचारी के लिए एम्प्लॉयर्स को हर महीने 3,000 रुपये मिलते रहेंगे। यह पूरी योजना रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन कदम है।
इस योजना को लागू करने से अगस्त 2025 से जुलाई 2027 के बीच लगभग 1,92,00,000 लोग लेबर मार्केट में शामिल होने की उम्मीद है। वर्तमान में युवाओं में बेरोजगारी दर 5% से अधिक है, लेकिन अगर इस योजना से थोड़ी सी भी नौकरियां पैदा होती हैं तो मिडिल क्लास की खपत और ज्यादा अधिक होगी, जिससे भारतीय शेयर बाजार खासतौर पर स्मॉल, मिड और लार्ज कैप स्टॉक्स में लगातार तेजी देखने को मिल सकती है। ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। हालांकि मुझे लगता है कि इसमें 1-2 अंकों की कमी रह गई है। जब मैं ये खबर देख रहा था तो मन में आया, अगर ये आंकड़े 2 अंक ज्यादा होते तो कितना जबरदस्त असर होता। और हां, इंडियन स्टॉक मार्केट का प्रमुख इंडेक्स है निफ्टी 50। हाल ही में यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि टैक्स समझौते को लेकर ज्यादा प्रगति नहीं हुई है और इसलिए बाजार थोड़ी उतार चढ़ाव वाली स्थिति में आ गया है। एक कारण यह भी है कि स्टॉक्स की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं शॉर्ट टर्म में। यह है मार्केट मूड इंडेक्स, जो ये दिखाता है कि बाजार शॉर्ट टर्म में कितना ज्यादा गर्म हो चुका है। हालांकि यह अत्यधिक लालच को दर्शाता है और यह एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म के बिंदु को छू रहा है। लेकिन अगर आप इसे मीडियम से लॉन्ग टर्म में देखें तो निफ्टी 50 के इंडियन स्टॉक्स का पीआई रेशियो इतना ज्यादा नहीं है। ये निफ्टी 50 का पिछले 10 सालों का पीआई ट्रेंड है। डॉटेड लाइन पिछले 10 सालों का न्यूट्रल लेवल दिखाती है, जो कि 23.5 गुना है और वर्तमान स्तर 22.91 गुना है। तो वर्तमान में यह पिछले 10 सालों के औसत से अधिक है, सस्ता है। और कोरोना वायरस के झटके से पहले यह स्तर लगभग 29.9 या करीब 30 गुना था, लेकिन अब यह 22.91 गुना पर है। तो कोरोना से पहले के मुकाबले अभी भी खरीदने में आसानी है। 9.9 倍、30倍近くあったものがまだ 22.91 倍なので、 शॉर्ट टर्म में थोड़ी तेजी और ओवरहीटिंग का माहौल है, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 अब भी सस्ता है। इसलिए अमेरिकन स्टॉक्स की तुलना में इंडियन स्टॉक्स अभी भी खरीदने के लिए बेहतर स्तर पर हैं। खैर, अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहूंगा। कृपया सुबह 9:30 से आने वाले रोजगार से जुड़े आंकड़ों पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसे यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। 終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。 अमेरिका के लिए 1 साल बाद का प्रिडिक्टेड पीई रेशियो करीब 20.6 गुना है। असल में भारत का आंकड़ा इससे भी ऊपर है। तो लगता है कि भविष्य को लेकर उम्मीदें हैं। इसी वजह से ये और भी ज्यादा फायदेमंद बनता जा रहा है। हाँ, लेकिन इससे पहले आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए। वैसे अभी अच्छा समय है। हाँ, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। 今回の動画見ていただきありがとうございます。कमेंट्स में माओ माओतियन ने लिखा है कि मैंने जब भी इमर्जिंग मार्केट्स में निवेश किया है मुझे कभी कोई फायदा नहीं हुआ, हा। उसके बाद सिटी बॉय ने लिखा है कि मेरे पास इमर्जिंग कंट्रीज और इंडिया में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स की राशि है, लेकिन वे ज्यादा बढ़ नहीं रही हैं। मैं और खरीदना चाहता हूं, लेकिन सच कहूं तो मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू फील, लेकिन किसी भी देश के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ फाइनेंशियल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स जानना ही काफ़ी नहीं होता है। उस देश की पल्स क्या कह रही है, देश की फीलिंग्स, इमोशंस सब समझना पड़ता है। इंडियन मूवीज़ में 2 पार्ट्स होते हैं मेरे भाई। एक इंटरवल से पहले जहां मेनली बिल्डअप किया जाता है, लेकिन असली मज़ा तो इंटरवल के बाद आता है जहां फुल ऑन ड्रामा और ट्विस्ट मिलते हैं। इंडियन स्टॉक्स भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो इंडियन ग्रोथ स्टोरी हैज़ बीन द फॉर्चून मेकर फॉर मेनी इन्वेस्टर्स। लेकिन कभी कभी पेशेंस इज द की, विच सेट्स यू अप फॉर द बिगर गेन्स लेटर। तो फिर से रिपीट करता हूं, इंडियन स्टॉक मार्केट इज लाइक इंडियन फिल्म। स्लो बिल्डअप है, बीच में बिग ट्विस्ट है, लेकिन असली ड्रामा जो है वो फाइनल में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यासान 5477 ने लिखा है कि जब मैं सुनता हूं कि डेवलपिंग कंट्रीज में चीन शामिल है, जिसकी जनसंख्या पहले ही चरम पर पहुंच चुकी है, और रूस जहां जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा है, तो मुझे थोड़ा डर लगता है। अगर मुझे निवेश करना होगा तो मैं इंडियन स्टॉक्स में निवेश करना चाहूंगा। उसके बाद टाकामिनी ने लिखा है, मुझे यह सोचकर थोड़ी चिंता होती है कि उभरते बाजारों के इंडेक्स फंड्स में चीन का हिस्सा बहुत ज्यादा होता है। मैं हाल ही में शुरू हुए SBI नेक्स्ट फ्रंटियर हाई डिविडेंड इक्विटी फंड में निवेश करने पर विचार कर रहा था, क्योंकि उसमें चीन की हिस्सेदारी कम है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि इंडिया में एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल दीवाना। चाइना भी कुछ ऐसा ही है। वो एक इंसान होता है ना, जब ग्रुप फोटो लेते वक्त सामने आके व्यू ब्लॉक करके पूरा फोटो खराब कर देता है। चाइना भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ कोई इंडियन कंपनी खुद को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किया नहीं कि चाइना झोली में पैसे लेके हाजिर हो जाता है। और शायद कोई ऐसा रेगुलेशन भी नहीं है
कि हम स्पेसिफिकली चाइनीज कंपनी को ब्लॉक करें कि हम चाइनीज कंपनी से इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। इस पे मेरा ज़्यादा नॉलेज नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि क्या इंडियन कंपनीज जानबूझ के चाइनीज इन्वेस्टमेंट को खुद के ऊपर हावी होने दे रहे हैं, या फिर ये एक अनवांटेड चीज़ है जहां ना चाहते हुए भी चाइनीज इन्वेस्टर्स इंडिया में छाए हुए हैं। खैर, बैक टू द टॉपिक। आगे मैंने लिखा है कि इसलिए आप जैसे जापानीज इन्वेस्टर्स की इंडिया को बहुत ज़रूरत है। जितना ज़्यादा जापान इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी उतना ही कम कर सकते हैं। बाय द वे, इन्वेस्टिंग इन SBI वाज अ स्मार्ट मूव फ्रॉम योर साइड। उसके बाद मोरियन ने लिखा है कि हमेशा की तरह धन्यवाद। सोने के साथ साथ मैं 2040 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 2 भारतीय इंडेक्स को नियमित रूप से खरीद रहा हूं। उसके बाद केफ ब्रिस्टन ने लिखा है, यह एक अच्छा विचार है। मुझे लगता है कि भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया और ब्राजील अच्छे विकल्प होंगे। मैं हर महीने एक म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूं। कोई ऐसा देश जिसमें पर्याप्त जनसंख्या हो और जहां जापानी कंपनियां निवेश कर रही हों, वह अच्छा रहेगा। उसके बाद निवाटी ने लिखा है कि इमर्जिंग मार्केट्स की एक्सप्लेनेशन के लिए धन्यवाद। जहां तक डेवलपिंग कंट्रीज की बात है, मैं मुख्य रूप से भारत में बचत कर रहा हूं। मैं इसे लंबे समय के नजरिए से देखूंगा। उसके बाद जो तंग होंगशिंग ने लिखा है, हमेशा की तरह धन्यवाद। मैं भारत के 2 प्रकार के इंडेक्स फंड्स में निवेश कर रहा हूं। उसके बाद इस 7W8F ने लिखा है कि मुझे इमर्जिंग कंट्रीज में बहुत रुचि है। मैं पहले से ही अमेरिका और सोने में पूरी तरह से निवेश कर चुका हूं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि उभरते देश डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक अच्छा कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि इनकी अमेरिका से कम कॉरिलेशन होती है और इनसे एक हद तक प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। उसके बाद लैंग हुआ पोको ने लिखा है कि मैं अमेरिका, जापान, यूरोप, इंडिया, गोल्ड और इमर्जिंग कंट्रीज में निवेश के लिए फंड जमा कर रहा हूं। उभरते देशों के लिए जो फंड है वह SBI द्वारा जून में शुरू किया गया था। उसके बाद मसाका हुजिको रूपू ने लिखा है कि हमेशा की तरह धन्यवाद। मैं भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, इसलिए मैं उभरते देशों में थोड़ी बड़ी मात्रा में शेयर रखना चाहूंगा। उसके बाद 30 रिकुमाडो ने लिखा है कि जहां तक इमर्जिंग कंट्रीज की बात है, मैं पिछले लगभग 4 वर्षों से भारत में ETF और आई-फ्री म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहा हूं। मैं ब्राजील, मैक्सिको, पोलैंड और इंडोनेशिया में भी ETF में निवेश कर रहा हूं और इस साल से अमेरिका को छोड़कर बाकी सभी देशों में म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर रहा हूं। भारत से ठीक ठाक रिटर्न मिला है, लेकिन बाकी देशों में निवेश डाइवर्सिफिकेशन और हेजिंग के उद्देश्य से किया गया है। मैं चिल्ली या बांग्लादेश में विदेशी सिक्योरिटी नहीं खरीद सकता, क्योंकि वे सिर्फ IG के जरिए ही उपलब्ध हैं। उसके बाद AKCQNSM ने लिखा है कि शायद अब भारत और अदर इमर्जिंग कंट्रीज का समय आ गया है। उसके बाद हैट्सपा टोटरो ने लिखा है, 5 साल पहले मैंने अमेरिकी बाजार में एक भारतीय ETF खरीदा था और 3 साल पहले मैंने हांगकांग बाजार में 2 बड़ी चीनी कंपनियों के डिविडेंड वाले शेयर खरीदे थे। इनकी वैल्यू दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है और अब ये मेरे पोर्टफोलियो का 7% हिस्सा है। अगर मैंने उसी समय नास्डाक 100 में निवेश किया होता तो भारत जीतता और चीन हार जाता। हांगकांग डॉलर अमेरिकी डॉलर से पेग्ड है तो मुझे थोड़ा सुरक्षित महसूस होता है, लेकिन फिर भी सोचता हूं कि क्या यह सही है। उसके बाद यामाचन ने लिखा है कि भारत का PR, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इतना ज्यादा देखकर मैं हैरान रह गया। उसके बाद योशिटोमी होशिरिन ने लिखा है कि मैं इस समय एक ऐसे एक्टिव फंड में थोड़ी राशि का निवेश कर रहा हूं जो केवल उन देशों तक सीमित है जहां कामकाजी जनसंख्या बढ़ रही है। मैं ग्लोबल साउथ के उज्जवल भविष्य की उम्मीद करता हूं और धीरे धीरे अपनी पोजीशन बना रहा हूं। उसके बाद आइसबर्न फॉर्क ने लिखा है, मेरे पास नए नीसा अकाउंट में इंडियन एसेट्स हैं, लेकिन मर्जर के कारण वे नहीं बढ़ रही हैं। उसके बाद रीसा ने लिखा है कि हमेशा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए धन्यवाद। आपने कहा था कि भारत और उभरते देशों में कुल मिलाकर अधिकतम 20% निवेश करना चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी भारत में 30% निवेश की भी सिफारिश नहीं की थी? 40% अमेरिका, 30% सोना, 30% भारत। उसके बाद मसट ने लिखा है कि भारत का PER बहुत ऊंचा है। मैं सोच रहा था कि क्या यह हमेशा से इतना ही ऊंचा रहा था क्या? इसके जवाब देते हुए लिखा है कि बिल्कुल, अभी भारत का प्राइस अर्निंग्स रेशियो काफी ऊंचा है, 24 से 25 के लगभग, जबकि इसका 20 साल का औसत करीब 20 रहा है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 2020 में कोरोना टाइम में ये 15 से 16 तक गिर गया था और 2021 में 36 तक भी गया था। भारत की GDP ग्रोथ भी लगातार तेज रही है। 2023 में करीब 7.6% और इस साल भी 6.8% के आसपास रहने का अनुमान है। इसी ग्रोथ की उम्मीद में लोग ज्यादा प्राइस पर भी खरीद रहे हैं, इसलिए PE ऊंचा दिख रहा है। थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से कुछ हद तक जस्टिफाइड भी है। उसके बाद टोन ने लिखा है कि मैंने सुना है कि भारत में कास्ट सिस्टम बहुत गहराई से जमी हुई है और यह बिजनेस में एक बाधा बन सकती है। आपका इस बारे में क्या विचार है?
मैंने यह भी सुना है कि अभी हाल ही में भी ऊंची जातियों के लोगों द्वारा कुछ लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। इसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि आपने बात तो कह दी है लेकिन कोई ठोस रेफरेंस नहीं दिया। मैं मानता हूं कि इंडिया में कहीं कहीं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है लेकिन प्रोफेशनल जगहों पर नहीं, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। ये सब ज्यादातर ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। और अगर हम जापान के जॉब वर्क प्लेस को देखें तो ऊपर से सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या वो वैसा ही है जैसा बाहर से दिखता है? बिल्कुल नहीं। जापान में भी भेदभाव होते हैं, न सिर्फ जेंडर के आधार पर बल्कि नेशनलिटी के आधार पर भी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हर देश में हर जगह कुछ न कुछ नकारात्मक चीजें होती हैं, लेकिन उन्हें देखकर पूरे देश या समाज को जनरलाइज करना ठीक नहीं है। वर्क टुगेदर, ग्रो टुगेदर। आखिर में डिसेक B9865 ने लिखा है कि गोल्ड 15%, इंडियन स्टॉक्स 5%, बाकी सब अमेरिका में।